रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् नौसुक्य मोह अरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमोस्तुस्तु तस्मै। આપણે નાગરાદી ચિકિત્સક સમૂહ વતી હું આપ સપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે શરૂ કરશું જ્વર, એટલે આપણે અત્યારે શું કરશું, જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ, મહાભૂતાગ્નિ ત્રણ અગ્નિના વિકારોનું વિભાજન કરી અને એની અંદર સવિશેષ જઠરાગ્નિના વિકારો એનું નિદાન અને ચિકિત્સા અંતર્ગત કઈ રીતે આપણે મૂલવણી કરી શકી અને જઠરાગ્નિ અનુબંધિત ચિકિત્સાનો કઈ રીતે મહત્તમ આપણે ચિકિત્સામાં ઉપયોગ કરી શકી તેના વિશે આપણે વિચાર કરશું અને કેમ વધુમાં વધુ જઠરાગ્નિ ચિકિત્સાનો પાયો આપણો મજબૂત થાય અને જઠરાગ્નિના વિકારોનો સમુદાયોનો પાયો કઈ રીતે આપણો મજબૂત થાય એ વિષયને ધ્યાનમાં રાખી અને આજથી આપણે દર શનિવારે એક વ્યાધિ સમૂહ, જો કાંઈ વ્યાધિ બાકી રહ્યો તો થોડોક એક્સટેન્ડ નેક્સ્ટ સેટરડે કરી અને પ્રયાસ કરશું કે મેક્સિમમ એને ન્યાય આપી શકી। તો આજથી આપણે જ્વર નિદાન ચિકિત્સાથી ચાલુ કરશું। तो हिंदी ની अंतर ट्रांसफ़र करी અને આપણે तो जठराग्नि के विकारों के बारे में आपको ख्याल है कि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, श्वास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा और छर्दी, तो यह सब जठराग्नि के अधिकार वाले व्याधि समूह है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, श्वास आदि। तो इसके अंतर्गत हमारे पास जब भी रोगी पुरुष यह व्याधि समुदाय को लेकर हमारे पास आता है, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, श्वास आदि, तब हमें निश्चित रूप से जठराग्नि के अधिष्ठान और जठराग्नि की मूलभूत चिकित्सा को केंद्रवर्ती ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारा चिकित्सा अच्छी तरह से हो और संप्राप्ति विघटन भी अच्छी तरह से हो। मान लो जठराग्नि है, उसका स्थान ग्रहणी है, कार्य अन्न पाचन उत्तरोत्तर धातुसार बनाना है और संक्षिप्त चिकित्सा लंघन दीपन पाचन है। यानी कि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, श्वास, हिक्का, ग्रहणी आदि जो भी व्याधि समुदाय है उसकी चिकित्सा के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से लंघन दीपन पाचन केंद्रवर्ती स्थिति में होना चाहिए। अब हम इसके आगे जाएंगे ज्वर के बारे में। तो जैसा कि हमें गुरु परंपरा से मिला है और जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की मुख्य प्रकृति हमारी संहिता के व्याधि समुदाय के अंतर्गत दो प्रकार की मुख्य प्रकृति है। एक प्रकृति का नाम ज्वर प्रकृति है और दूसरी प्रकृति का नाम अजीर्ण प्रकृति है। अजीर्ण और ज्वर यानी कि ये दो पैटर्न है। ज्वर और अजीर्ण यह मुख्य रूप से दो प्रकार की पैटर्न है। यानी कि कोई भी व्याधि समुदाय जो रोगी पुरुष हमारे पास आता है उसमें मुख्य रूप से या तो अग्नि का आवरण हुआ होता है या अग्नि का स्थलांतर हुआ होता है। जहाँ पे आवरण का निदान का पाया या तो बेस जहाँ पे रख दिया गया है वो अजीर्ण है, अथवा तो अजीर्णवत संप्राप्ति या स्थिति आगे बढ़ रही है। और जिसके अंतर्गत जठराग्नि का स्थलांतर हुआ है और जो विकृति निकल कर आ रही है उसका हम ज्वर रूपे निरूपण देखते हैं। यानी कि अग्नि की दो प्रकार की विकृति की स्थिति, एक आवरण है, एक स्थलांतर है। आवरण की स्थिति को हम अजीर्ण या जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि के आवरण और उसकी स्थिति का विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा हो गया स्थलांतर। स्थलांतर में आता है ज्वरवत प्रकृति निर्माण। तो यहाँ पे हम जठराग्नि का स्थलांतर होने से जो ज्वर प्रकृति निर्माण होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको ख्याल होगा कि जो ज्वर है उसमें अग्नि का स्थलांतर होता है और ज्वर जो है वो स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र प्रकृति है। मान लो निदान स्थान में 8 प्रकृति की बात की गई। ज्वर प्रकृति, रक्तपित्त प्रकृति, गुल्म प्रकृति, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार और प्रमेय, यह जो 8 प्रकृति है, तो प्रकृति मानो ये क्या हो गया, पैथोलॉजिकल पैटर्न हो गया, अथवा तो एक्चुअल पैथोजिनेसिस की प्रोसेस है ये 8।
इसमें भी ज्वर प्रधान प्रकृति है, जिसमें अग्नि का स्थलांतर होने से उत्पन्न होने वाली विकृति का वर्णन है। अब आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन अगर हम कहें तो ये जो प्रकृति है, 8 प्रकृति, उसी में से समूर्छनाएँ तैयार होती। आप समझे कुछ? मान लो जठराग्नि है, उसकी 3 प्रकृति, ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म प्रकृति, तो उसमें से अब आगे जाके अलग अलग समूर्छना चिकित्सित स्थान की कालांतर पे तैयार होगी। प्रकृति में से समूर्छनाएँ तैयार होती, सरल है। निदान स्थान में से चिकित्सित स्थान में जाया जाता। प्रमेय, कुष्ठ, शोष प्रकृति में से धात्वाग्निगत व्याधि समुदाय तैयार होते हैं, यानी कि दोष और दुष्य का विकृतिकरण जो व्यवहार है वो आगे जाके एक निश्चित समूर्छना का स्वरूप धारण कर लेगा, जिसको चिकित्सित स्थान के 28 व्याधि समुदाय के अंतर्गत वर्णित किया गया है। आप समझ गए? ज्वर प्रकृति निदान स्थान की चिकित्सित स्थान के ज्वर व्याधि में परिवर्तित हो जाती। यह निश्चित प्रकृति है, वो एक विकृतिकरण का व्यवहार है, और यह विकृतिकरण व्यवहार निश्चित निदान सेवन और निश्चित निदान की विशेषता के कारण एक व्याधित स्वरूप में आगे जाके परिवर्तित हो जाता है। यदि व्याधित स्वरूप तैयार नहीं हुआ, यानी कि शुद्ध व्याधि लिंग लक्षण समुदाय आपके पास रोगी पुरुष नहीं लेकर आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि यह अभी विकृतिकरण व्यवहार के अंदर या तो ज्वर, रक्तपित्त, गुण का कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्माद विकृतिकरण व्यवहार के अंतर्गत ही अभी अग्नि, सामता, दोष और दुष्य का व्यवहार चल रहा है। और यह अग्नि, सामता, दोष, दुष्य का विकृतिकरण व्यवहार जब एक निश्चित स्वरूप धारण कर लेगा, तब वो आपको चिकित्सित स्थान के 28 व्याधि समूह या उससे भी ज़्यादा कोई भी व्याधि समूह आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो उसमें भी हम आगे जाके बात करेंगे ज्वर के बारे में। तो ज्वर प्रकृति के बारे में एक उसका बड़ा विषय है ज्वर प्रकृति। ये एक पैथोलॉजिकल पैटर्न है, और सांप्रत समय में यदि आप देखें तो मात्र ज्वर के ऊपर से कितने कितने व्याधि समुदाय उत्पन्न होते हैं ज्वर प्रकृति में से, वो सांप्रत समय में बहुधा देखने को मिलता है। मान लो इन्फेक्शियस डिजीज करके जो पूरी एक डीएम होता है उस पर, इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर, तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो पूरा ज्वर का एक पूरा पैटर्न है। यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज का जो भी उसमें डॉक्टर या डीएम होते हैं, उसकी मात्र और मात्र ज्वर प्रकृति के ऊपर ही उसका पूरा निदान, चिकित्सा, अध्ययन आदि डिपेंड रहता है। तो आपको पता चलेगा कि ज्वर प्रकृति का हमारे रोगी समुदाय के अंतर्गत कितना बड़ा महत्व है। जब आपके पास 50-100 पेशेंट पर डे आने लगे, तब आपको ख्याल रहेगा कि 30% to 40% जो वेटेज रहता है वो ज्वर प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है। या तो 30-40% ज्वर प्रकृति वाले पेशेंट ये 100 में से निकल कर आते। यह सांप्रत स्थिति के अंतर्गत ज्वर प्रकृति मुख्य रूप से आपको अध्ययन, निदान, चिकित्सा में बहुधा देखनी चाहिए। तो ज्वर के अंदर एक तो मैंने इन्फेक्शियस डिजीज का, दूसरा ज्वर के गदातिचार से डायबिटीज मेलाइटस, बीपी, थायराइड, फिर ग्रहणी आदि कोई भी निश्चित प्रकार के व्याधि समूह ज्वर प्रकृति में से निर्माण या तो संभवित बन सकते ज्वर के गदातिचार में से। जैसे कि मान लो अभी सांप्रत समय में कोरोना के गदातिचार से डायबिटीज़ का हो जाना, बीपी का हो जाना, थायराइड का हो जाना, वो सब हमें देखने को अभी मिल रहे। तो ये क्या है? ज्वर का ही एक गदातिचार है, और ज्वर की ही प्रकृति में से निर्माण हुआ डायबिटीज़, बीपी, थायराइड या इम्यून सिस्टम डिप्रेशन से जो भी अलग दूसरे व्याधि हो रहे हैं, वो सभी का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से ज्वर प्रकृति के अधीन है। और उसमें आपको मुख्य रूप से ज्वर निदान चिकित्सा का ही
संकलन और उसमें आपको ज्वर अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो साध्य होगा। तो इससे आपको दो बातें ख्याल आएगी। एक तो अजीर्ण में से भी बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर अजीर्ण में से आ सकता है, डायबिटीज या शुगर अजीर्ण में से भी हो सकता है, और ज्वर के गदातिचार में से भी डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्टेरॉल हो सकता है। लेकिन दोनों की पैटर्न में यह डिफरेंस है कि वो अजीर्ण जो है वो आवरण की स्थिति है, जठ्ठा अग्नि का या अग्नि का आवरण है, और यहाँ अग्नि का स्थलांतर है। तो आवरण और स्थलांतर, यह आपको यदि व्यच्छेदक निदान और चिकित्सा यदि आपके माइंड में सेट हो गया तो आप अच्छी तरह से व्यच्छेदक रूप से आपकी इसकी चिकित्सा कर पाओगे। आवरण का एक विशेष अभी चल रहा है तो मैं आपको कह दूं, वो अपने स्वतंत्र निदान की अपेक्षा रखता है। आवरण, जठ्ठा अग्नि का आवरण होना या जठ्ठा अग्नि के आवरण से, मान लो अजीर्ण से किसी के को ब्लड शुगर या यूरिन शुगर आ रहा है अजीर्ण के कारण, तो वो अजीर्ण का स्वतंत्र निदान सेवन होने से ही यह हो सकता है। लेकिन किसी को ज्वर की सम्यक सारवार न करने से यदि कालांतर में शुगर आ रहा है या तो ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो उसमें आपको अग्नि का स्थलांतर, ज्वर प्रकृति का सोचना चाहिए, और उसमें वो स्वतंत्र निदान की अपेक्षा नहीं रखता है। आप समझे? आवरण और स्थलांतर, आवरण स्वतंत्र निदान की अपेक्षा रखने से होने वाली विकृतिकरण प्रक्रिया है, और स्थलांतर अग्नि का स्थलांतर होने से परतंत्र रूप से बनने वाली विकृतिकरण प्रक्रिया है। दोनों प्रकार के रोगी पुरुष हमारे पास संभवतः दोनों आते हैं, तो उसमें आपको अवश्य में व्यच्छेद करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वो हम आगे देखेंगे, पहले हम देखेंगे ज्वर से चालू करते हैं। तो ज्वर प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा देहेन्द्रिय मनस्तापी सर्व रोगा अग्रजो बलि। यानी कि ज्वर जो है वो सभी व्याधि में प्रधान है, यानी कि जो ज्वर है उसका जो बल प्रभाव है और उसकी जो विकृतिकरण का सामर्थ्य है वो सबसे प्रधान होने से उसको पहले लिखा गया है। देह, इंद्रिय और मनस्तापी है और सर्व रोगों में अग्रज और बली है। उसमें देह, इंद्रिय और मन इतनों में संताप होता है। एक ही संहिता और गुरु की जो हमारी पास बुक है उसका यदि आप अध्ययन करें तो आपको ख्याल होगा, पूरी संहिता में एक ही ऐसा व्याधि है जो देह, इंद्रिय और मन तीनों को एक साथ संताप करता है। गुल्म, मान लो गुल्म हुआ तो सिर्फ देह में संताप होगा, या तो देह में आपको रुझा या रुख होगा, लेकिन एक ज्वर ही ऐसा है जो देह, इंद्रिय और मन तीनों में ताप उत्पन्न करता है। ताप यानी एक तो आप स्थूल संताप ले लो और दूसरा विकृति भी आप ले सकते हो, बराबर। ताप से आपको विकृति भी आप ले सकते हो। इसकी प्रकृति संताप है, देह, इंद्रिय, मन संताप, और संताप और देह मानस ऐसी संहिता में वर्णन मिलता है। संताप यानी नॉर्मल भाषा के अंतर्गत टेम्परेचर का बढ़ जाना, देह का संताप बढ़ जाना, ये इसका ज्वर का मुख्य प्रत्यात्म लिंग है। और स्वेदावरोध, संताप और सर्वांग्र, यदि आप रोगी पुरुष के अंतर्गत परीक्षण में देखें तो स्वेदावरोध का होना, सर्वांग्र का होना और संताप का होना, ये तीन स्थिति हमें मिलनी चाहिए। और उसके पर्याय इसमें लिखे, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग और पापमा, यह क्या है? ज्वर के पर्याय है। तो इसकी क्या समझ आती है कि जो ज्वर है वो अपनी प्रकृति के कारण व्याधि स्वरूप, आमय स्वरूप, गद स्वरूप, आतंक स्वरूप, यक्ष्मा स्वरूप, विकार और रोग का कारण हो सकता है, या यह व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग या पापमा की स्थिति उत्पन्न करने के लिए यह समर्थ है, या आगे जाके विकार, रोग, व्याधि की उत्पत्तिकरण प्रक्रिया का यह मुख्य कारण है, इसीलिए इसका पर्याय भी इसी को कह दिया गया है। तो ज्वर के पर्याय में व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग और पापमा, इसके इतने पर्याय है।
जिसकी समझ आपको यह देखनी चाहिए कि यह समूर्छना बनाने का कारण, आमय बनाने का कारण, गद रूप स्थिति शरीर में उत्पन्न होने का कारण, विकार, धातु वैषम्य, रोग दोष वैषम्य और पापमा मलिनीकरण करने का कारण, इतनी स्थिति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करने को समर्थ है। ये एक ही ऐसा प्रधान रूप से व्याधि है जो यह सभी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और ज्वर की स्थिति में उसकी निरुक्ति भी है कि ज्वर आदो जन्मादो निधने च महतम, यानी कि ज्वर आदि और अंत भाग में इसका प्रभाव होता है। और इसका यदि आप ज़्यादा डिटेल करें तो यह शरीर के अंतर्गत जन्म और मृत्यु का कारण है। ज्वर जन्म समय भी होता है, मृत्यु समय में भी होता है, और दूसरा यह जन्म मृत्यु का कारण है। और यदि आप जन्म और मृत्यु का संहिता में अध्ययन करें तो यह कार्य कायाग्नि का कार्य है। बंधन, मोक्ष, जीवन, मृत्यु, अन्नादि का पाचन करना, इसमें ज्वर द्वारा जन्म और मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु यानी उत्पत्ति और लय, ये दोनों ज्वर द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। तो उत्पत्ति में भी विकृत स्थिति की उत्पत्ति आपको देखनी है। यानी कि मान लो किसी भी रोगी पुरुष आपके पास आ रहा है और उसमें विकृत ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगल, वायरल आप देख लो, अगर उसका जन्म होता है या ग्रोथ होता है तो यह ग्रोथ जन्म का कारण ज्वर है और उसका मृत्यु का भी कारण ज्वर ही होगा। ज्वर की स्थिति में ही आप उसका पाचन और सापेक्ष स्थिति उत्पन्न कर सकोगे। और यह तो सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बोले, उसके अलावा शरीर में दोषों की स्थिति का उत्पन्न होना और दोषों का पाचन होना, यह दोनों की स्थिति ज्वर द्वारा उत्पन्न होती है और लय होता है। तो खास आप देख ले, यदि आपके पास रोगी पुरुष आ रहा है और उसके शरीर का यदि आपने कुछ एग्जामिनेशन करवाया हो और कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रहा हो उसमें, तो वह ग्रोथ का जनक हमारे शरीर के अंतर्गत ज्वर मुख्य रूप से रहता है। और यह कालांतर में उस रोगी पुरुष में भी ज्वर की स्थिति देखने को मिलती है। तो ज्वर हमारे शरीर के अंतर्गत जन्म और मृत्यु यानी कि उत्पत्ति और लय का कारण है। इसीलिए यदि मान लो जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें जितने भी ग्रोथ मिलते हैं एबनॉर्मल, उसमें मुख्य रूप से ज्वर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ज्वर द्वारा ही आप उसको साध्य कर पाओगे। तो यह खास देखना, क्योंकि ऐसे पुरुष और पेशेंट, रोगी पुरुष आपके पास कई आएंगे। अभी आप कहेंगे हमें 2-3 पेशेंट में नहीं ख्याल आएगा, 50-100 का यदि आप जब पेशेंट का फ्लो लोगे तब आपको पता चलेगा कि यह जो ज्वर है वो हमारे शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ दोष की विकृति को जन्म करने का मुख्य रूप से ये कारण है। पहले तो हम सुराणी संहिता के अंतर्गत जो विभाजन है उसी को हम देख लेते हैं और उसके बाद उसकी चिकित्सा का विचार भी हम करेंगे। पहले तो ज्वर है, उसकी प्रकृति है स्वेदावरोध, संताप और सर्वांग्र। 3 प्रकृति, या तो फिर पेशेंट में संताप का मिलना। संताप भी किसे कहेंगे? जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर वैल्यू है 98.4 से आगे की स्थिति यदि टेम्परेचर मिल रहा है तो आपको अवश्य में उसको संताप में ही ले लेना, बराबर। अधिष्ठान में क्या आता है इसमें? आमाशय, क्लेदक, पाचक, समान वायु, अन्न, रस, स्वेदवाही स्रोतस, रसाग्नि, जठराग्नि और सभी उत्पादक स्रोतस। ज्वर के अंतर्गत इतने अधिष्ठान बिगड़ जाते हैं और इतने अधिष्ठान इसके अंतर्गत विकृति के अंतर्गत इन्वॉल्व रहते। समुत्थान, गदातिचार और स्वतंत्र कारण से प्रकुपित दोष, फिर उसकी समूचना है कि सएव प्रकुपित दोष प्रविश्य आमाशय उष्मणाम स्थानस्थ उष्मणाम समिश्रीभूत अन्न रस स्वेदवायु स्रोतांसी पिधाई अग्निम उपहत पक्ति स्थानस्य उष्मणाम बहिर्निरस्यति। यह उसका समुत्थान इसमें बताया गया है। उसकी जठराग्नि और रसाग्नि बिगड़ती है। स्रोतस में अन्न रस स्वेदवायु स्रोतस और उत्पादक स्रोतस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उत्पादक स्रोतस
यदि आप इसकी संहिता के साथ संकलन देखें ज्वर का, कि सूत्र स्थान का जो हमारा औसत ससुर निर्देश कल्पना रोग योजना अनपान और द्रव्य संग्रह है, उसमें से क्या क्या आता है, तो औसत में आता है हमारा इंद्रियवादी नामक योग, जो पूर्ण रूप से ज्वरघ्न पाचन और शोधन कर है। स्वश्रुत में निर्वात सेवन पक्वोदक और अव्यायाम आता है। निर्देश चतुष्क में पित्त निर्देश, कल्पना चतुष्क में स्वेदन और विरेचन, यानी ये भी वमन पूर्वक स्वेदन विरेचन है। रोग में ज्वर रोग आता है। योजना में लंघन और स्वेदन। अन्नपान में तिक्त रस साधित दीपन पाचनीय यवागु का उपयोग। द्रव्य संग्रह में अग्नि और रस आता है। इसकी चिकित्सा योजना यदि आप देखें, जो सुराणी संहिता में बताई गई है चिकित्सा योजना, वही हम इस पे अभी तो लिखा हुआ है। निदान परियोजन में आएगा तिक्त रस साधित पेया यवागु विलेपी का उपयोग, निर्वात सेवन पक्वोदक और अव्यायाम, यानी कि यह जो स्वश्रुत है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, निर्वात सेवन पक्वोदक और अव्यायाम। उपक्रम में लंघन पूर्वक स्वेदन। चिकित्सा सूत्र ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वराते भेषजम प्रोक्तम, ज्वर मुक्ते तु विरेचनम। ये उसका ज्वर की चिकित्सा का मुख्य और केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र है। संप्राप्ति विघटन, यदि आपने यह स्थिति को लागू किया हुआ है तो जब तक श्वेत प्रवर्तन उत्साह लघुता विज्वरत्व और बलवर्ण सुखाय उसका स्थापन आपको नहीं मिल रहा है, तब तक संप्राप्ति विघटन ना समझे। जब तक यह लक्षण समुदाय आपको रोगी पुरुष में मिल रहे हैं तभी आपको ज्वर का संप्राप्ति विघटन समझना चाहिए। तो इसमें आएगा श्वेत प्रवर्तन उत्साह लघुता विज्वरत्व और बलवर्ण सुखाय उसका स्थापन। तो यह जो इसमें बताया गया है, यह सुराणी संहिता में बताया गया चार्ट का एक संकलन यहाँ पे हमने दिखाया गया है। और इसके आगे हम ज्वर के बारे में और डिटेलिंग में देखेंगे। तो ये जाने देता हूँ, बराबर। पेशेंट के अंतर्गत या जनरल प्रैक्टिस की भी हम बात कर ले कि आयुर्वेद में भी आप कर सकते हो, तो 50 to 70% सिर्फ ज्वर के ही पेशेंट आते हैं। ज्वर यानी फिर उसके अंतर्गत उसकी स्थिति की अलग अलग रहती है, लेकिन मुख्य स्थिति इसमें ज्वर निकल कर आती है। तो उसमें आपको मुख्य रूप से निदान और चिकित्सा में ज्वर वत ही जाना चाहिए। तो ज्वर में हमने देखा कि उसकी प्रकृति है सेवदारोध संताप सर्वांग्रह और मुख्य रूप से संताप। और ज्वर के पूर्व रूप, मान लो स्वेदावरोध संताप सर्वांग्रह से पहले ज्वर के पूर्व रूप यदि आपको मिल रहे हैं तो ज्वर के पूर्व रूप कौन कौन से? विरसमुखता, પછી અરુચિ, ગાત્રાંગ ગૌરવ, અશ્રુ, श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागरण, रोमर्स और अम्ल उष्ण तीक्ष्ण रस अभिप्रायता, ये इसके पूर्व रूप है। और ज्वर के प्रकार, एक तो नीज और आगंतुज। तो नीज में कितने प्रकार बताइए? 7। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। और आगंतुज में उसमें 4 है, एक तो अभिघात, अभिशाप, अभिचार और अभिसंग।
तो उसमें आपको हम मुख्य रूप से वात पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातज यानी कि जो नीच ज्वर है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से लिंग समुदाय निकल कर आएंगे और उसके निदान और चिकित्सा को हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाए, यह हमें मुख्य रूप से अभी देखेंगे। तो जो वातिक ज्वर, पैतिक ज्वर और कफज ज्वर और द्वंद्वज और सन्निपातिक ज्वर है उसमें आप देखो तो मुख्य रूप से उसके जो लिंग समुदाय है सभी ज्वरों के, तो ये लिंग समुदाय किस तरह से विभाजन है उसका, तो ये जो लिंग समुदाय है उसका विभाजन मुख्य रूप से उसके अधिष्ठानों के अनुसार दिए गए हैं, बराबर। तो इसमें से एक ज्वर का हम यहाँ पे लिखते हैं और पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातिक ज्वर के अंतर्गत उसी तरह से विभाजन आपको देखना है कि मुख्य रूप से, और यहाँ पे जो विभाजन करके हमने दिया गया है वही विभाजन उसी तरह से रक्तपित्त गुण प्रमेय कुष्ठ आदि में अधिष्ठान अनुसार विभाजन पर और लक्षण परीक्षा करनी चाहिए और होनी चाहिए। तो इसमें वातिक ज्वर की लिंग परीक्षण जो है वो हम अधिष्ठान अनुसार इसमें जो विभाजन है वो हम लिख कर देखेंगे और बाद में उसकी चिकित्सा के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वात ज्वर लिंग है उसमें का जो लिंग समुदाय का विभाजन है वो मुख्य रूप से उसके अधिष्ठान अनुसार दिया गया है। एक तो विषम आरंभ विषम विसर्ग, यह है ज्वर संताप प्रकृति परीक्षा, वातिक ज्वर की ज्वर संताप प्रकृति परीक्षा है इसकी, कि विषम आरंभ विषम विसर्ग होता है। तो पैतिक में कौन सा रहता है, तीक्ष्ण आरंभ और तीक्ष्ण विसर्ग रहता है उसका ज्वर का, और कफज में वह स्थिति मंद आरंभ और मंद विसर्ग रहता है, बरोबर। फिर काल परीक्षा इसमें बताई गई है लिंगों की, संताप रूप लिंग विषम आरंभ विषम विसर्ग, तद उपरांत काल परीक्षा है कि दिवसांते झरणांते रात्रि के अंत भाग में इसकी वृद्धि होती है। तो यह काल परीक्षा वातिक ज्वर की है कि दिवसांते झरणांते रात्रि अंते वृद्धि, और उसी तरह से पैतिक लिंग के अंतर्गत दिवस मध्य रात्रि मध्य और झरण मध्य वृद्धि होती है इसकी, और कफ ज्वर में दिवस के आदि भाग में वृद्धि होती, दिवस रात्रि और झरण के आदि यानी कि सर्वात के भाग में वृद्धि होती। तो यह लिंग जो है वातिक पीतिक और कफज ज्वर लिंग यहाँ पे जो बताए कि उसकी वृद्धि दिवस रात्रि और झरण अनुसार उसका विभाजन है। तो यह विभाजन आप आपके पास आने वाले हर एक रोगी पुरुष में देख सकते हो कि उसकी जो मान लो वात पित्त कफज कोई भी रोग समुदाय लेकर वो आया हुआ हो, उसको दिवस रात्रि के निश्चित भाग में और झरण के निश्चित भाग में यदि उसकी लिंग समुदाय में वृद्धि क्षय हो रही हो तो उससे आप उसके मूलभूत समूर्छना के दोष का निदान कर सकते हो। तो तद अनुसार आप जो भी योजना अनुपान निदान परियोजना आप दो तो उसको वो जो व्याधि हो तद अनुसार समूर्छना का निश्चित दोष का यदि आप स्वतंत्र विचार करें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से साध्यता को प्राप्त करेगा।
तो यह जो लिंग की वृद्धि बताई गई है वो सभी व्याधि में एक तरह से समान रूप से लागू पड़ती, बराबर। फिर दूसरा ग्रीष्म से वृद्धि है इसमें, यानी कि वातिक ज्वर ग्रीष्म में सविशेष होता है और रुद्ध होता है। पैतिक ज्वर शरद से वृद्धि है और कफज वसंत से वृद्धि है। फिर दर्शन प्रश्न और स्पर्शन परीक्षा बताई गई है इसमें कि नख नयन वदन आदिशु परुष अरुण वर्णता। एक ज्वर संताप परीक्षा है, एक काल परीक्षा इसमें बताई गई है। तीसरी परीक्षा आती है आपका रोगी पुरुष का दर्शन करे, प्रश्न करे और उसका स्पर्शन करे, तो उसमें उसके शारीरिक बाह्य भाव नख नयन वदन आदिशु परुष अरुण वर्णता और कसाई मुक्ता, कसाई रसता, उसका जो स्वादुता है रस का वो कसाई रस वाला होगा। पैतिक का बोलिए तो पैतिक में नख नयन वदन आदिशु, नख नयन वदन मूत्र पुरुष आदिशु सभी भाव इसमें आ जाते हैं। कैसा होगा? पित्त वर्णता। और कफज ज्वर लिंग के अंतर्गत नख नयन वदन मूत्र पुरुष आदिशु श्वेत पांडु वास्ता। तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एक तो काल अनुसार परीक्षा, ज्वर का संताप काल अनुसार परीक्षा, दर्शन प्रश्न परीक्षा, और इसके उपरांत इसमें अधिष्ठान अनुसार भी स्वतंत्र परीक्षा बताई गई है, वो भी हम देख लेते हैं। फिर मान लो वात है तो वात दो स्थान परीक्षा बताई गई है। तो यह परीक्षा हमारा जो निदान स्थान है उसमें इसी तरह से लिंग का वर्णन है, यहाँ पे उसको सिर्फ विभाजन करके एलिब्यूट किया कि जिससे वो ज़्यादा हम स्पष्ट कर सकें। और एक निश्चित प्रोटोकॉल में यदि आप 5 पॉइंट की परीक्षा कर रहे हो तो वो आप सरलता से समझ सकोगे कि ये कौन सा वातिक पैतिक है, कफज है, द्वंद्वज है या सन्निपातक है। मान लो वातिक ज्वर है तो उसमें वात दो स्थान में वेदना बताई गई। उसमें क्या है? वास्तवन कौन सा है? कटी है, शक्ति है, श्रोत्र है, सिर है, अस्थि है आदि में वैकारिक वात लक्षण की स्थिति होना, यानी कि वैकारिक वात लिंग समुदाय कौन से होते हैं? श्रम, ब्रह्म, व्यास, संग, भेद, वर्त, अवमर्द, वो वात स्थान में वातिक ज्वर अंतर्गत प्रेजेंट मिलते। वो संहिता में भी लिखा है कि शंख निस्तोध होना, अक्षी निस्तोध होना, शिरशूल होना, कटी शक्ति साध होना। तो श्रम जो वैकारिक वातलिंग है वो अपने वात स्थान को इसमें दुष्ट करते हैं। दूसरा एक तो वात दो स्थान परीक्षा, एक तो सामता परीक्षा, यानी कि साम निराम है या नहीं है वो आपको देखना है लिंग परीक्षा के अंतर्गत। इसमें आपको पित्त दो स्थान परीक्षा और पित्त के वैकारिक लिंग की प्रेजेंट होना। पित्त दो स्थान नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस, उसके अनुबंधित स्थानों के अंतर्गत वैकारिक पित्त के लिंग समुदाय आपको मिलेंगे, जैसे कि दा, भ्रम, मद, मूर्छा, क्लम, वो संहिता में लिखे हैं, वो सब वैकारिक पित्त लिंग है जो पित्त स्थानों के अंतर्गत पैतिक ज्वर में आपको प्रेजेंट मिलेगी, बराबर। तो उसी तरह से कफ स्थान और वैकारिक कफ लिंग वो भी आपको कफ ज्वर के अंतर्गत
वैकारिक कफ स्थान और कफ लिंग की स्थिति आपको कफज ज्वर अंतर्गत पॉजिटिव मिलेगी। तो यह मुख्य रूप से आपको यह विभाजन देखना है, जिसमें सामता वात दो स्थान, वैकारिक वात, उसी तरह से पित्त और कफ में नख नयन वदन पुरीस्मूत्र आदिशु परीक्षा, काल परीक्षा और ज्वर का वेग की परीक्षा, बराबर। और इसके उपरांत इसमें जो लिंग समुदाय बताए गए हैं वो मुख्य रूप से ज्वर के अधिष्ठान आश्रित है। तो ये मैं जाने देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये क्या है मुख्य रूप से। आप देखें तो हमारा अभ्यास यह कहता है कि विकृतिकरण जो है, कोई भी विकृति है उसमें मुख्य रूप से अग्नि रहती है, सामता रहती है, दोष रहता है और दूष्य रहता है। यदि इसके आगे का विभाजन हमने जो यहाँ पे लिखा था वो यदि आप इसका अभ्यास करें तो इसमें अग्नि अनुसार संताप में विषमता रहती है, यानी वात दूषित अग्नि में संताप में विषम आरंभ विषम विसर्ग वाला रहता है। पित्त में तीक्ष्ण आरंभ और तीक्ष्ण विसर्ग वाला रहता है। तो यह क्या हुआ, अग्नि अनुसार परीक्षण हो गया। फिर सामता यानी वात पित्त कैफियत ज्वर में सामता के लिंग मिल रहे या नहीं मिल रहे। आपने ज्वर के अंतर्गत अग्नि परीक्षण, सामता परीक्षण, फिर आता है दोष परीक्षा। तो वातिक ज्वर, पैतिक ज्वर, कफज और तद अनुसार द्वंद्व और सन्निपातज में आपने जो दोष परीक्षण करने हैं उसमें मुख्य रूप से दोष स्थान और वैकारिक वात कर्मों का प्रेजेंट है या नहीं, यह एक मुख्य उसकी दोष परीक्षा आती है। तद पश्चात आता है दूष्य परीक्षा, अग्नि, सामता, दोष और उसके बाद आता है दूष्य। तो दूष्य फिक्स है ज्वर के, कितने ही दूष्य इसके अंतर्गत इन्वॉल्व रहते हैं। तो दूष्य परीक्षा यदि आप देखें तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है, रसवाह स्रोतस, बाद में स्वेदवाही, अन्नवाही, प्राणवाही, और उदकवाही। उत्पादक स्रोतस, रसवाही स्रोतस, प्राण उदक यानी उत्पादक स्रोतस, रस और स्वेद, यह इसके मुख्य अधिष्ठान है ज्वर के। तो वातिक ज्वर जो लिंग समुदाय है उसको आप अधिष्ठान अनुसार विभाजन कर दे तो हर एक लिंग समुदाय निश्चित अधिष्ठान के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। तो उससे अधिष्ठान की दृष्टि की तीव्रता आपको ख्याल आती। मान लो अन्नवाही स्रोतस है, उसमें रस, खेद, छर्दी और अविपाक वातिक ज्वर लिंग समुदाय, इसके 3 लिंग रस, खेद, छर्दी और अविपाक, यह अन्नवाही स्रोतस के वैकारिक वात ज्वर लिंग है। फिर स्वेदवाही स्रोतस में अस्वेद बताया है, अस्वेद होना और परुषत्व होना, यह 2 जो लिंग है अस्वेद और परुषत्व, यह स्वेदवाही स्रोतस अधिष्ठान के वातिक ज्वर लिंग समुदाय है। और उदकवाही स्रोतस में मुख, तालु, ओष्ठ, कंठ, शोष होना, यह वातिक ज्वर के अंतर्गत उदकवाही स्रोतस का वैकारिक वात लिंग इसमें बताया है। मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ, शोष और पिपासा। और प्राणवाही के अंतर्गत आता है शुष्क काश, शौथु और उद्गार विनिग्रह। शुष्क काश, शौथु और उद्गार विनिग्रह प्राणवायु स्रोतस के वैकारिक वातिक ज्वरलिंग। और रसवाही का है प्रसेक और अरोचक। इतने लिंग समुदाय वातिक ज्वर के बताए हैं। इसमें से इतने लिंग समुदाय अधिष्ठान अनुसार विभाजन है जो निश्चित दोष अनुसार अधिष्ठान के बिगड़ने से उत्पन्न होते हैं। फिर मान लो पैतिक ज्वर आप ले लो।
पैतिक ज्वर में सेम दूषिय रहेंगे। तो रसवाही, स्वेदवाही, अन्नवाही, प्राणवाही और उदकवाही। उसमें अन्नवाही अनुसार आता है छर्दी और अतिसार। पैतिक ज्वर लिंग अन्नवाही स्रोतस अनुबंध में छर्दी और अतिसार आएगा। स्वेदवाही स्रोतस के अनुबंध में आएगा कि स्वेद का होना और रक्तकोट होना। स्वेद और रक्तकोट। रसवाही के अनुबंध में आएगा शीताभिप्रायता और अन्न का द्वेष होना। शीताभिप्रायता और अन्न द्वेष रसवाही अनुबंधित पैतिक ज्वर का लिंग समुदाय है। प्राणवाही अनुबंधित लक्षण नहीं दिया गया है। उदकवाही अनुबंधित में मुख, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि में तृष्णा में वृद्धि होना और दाह होना। तृष्णा, वृद्धि और दाह मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ आदि में। इसमें सिर्फ शोष हो रहा था और दूसरा इसमें व्यच्छेदक भी है। जो ज़्यादा डिटेलिंग में यदि आप जाए तो वातिक ज्वर का उदकवाही स्रोतस में शोष और पिपासा बताया है और पैतिक ज्वर में तृष्णा बताई है। मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ में तृष्णा का उत्पन्न होना। शोष સુકાવું અને પાણીની તરસ લાગે એ વાતિક જ્વરમાં હોય। પૈતિક જ્વર તૃષ્ણા એટલે પાણી પીવું જ પડે, ફરજિયાત થાય। તૃષ્ણા એટલે ક્રેવિંગ ઉત્પન્ન થાય, આમાં તરસ લાગે, પાણી 2-3 કલાક ન આપો તો ચાલે वातिक ज्वर में। पैतिक ज्वर में क्रेविंग उत्पन्न होता है तो उसमें वो अवश्य में पानी की आपको मांग करता रहेगा। तो तृष्णा, पिपासा, फिर शोष सब आपको व्यच्छेद करना है और उसमें उस तरह से आपको आगे जाना है। और इसके बाद आएगा कफत ज्वर। अधिष्ठान अनुसार यदि आप इसका परीक्षण देखें कफत ज्वर का, तो अन्नवाही के अनुबंध में यानी कि 3 उत्पादक स्रोतस में अन्नवाही के अनुबंध में आता है अन्नाभिलाषा और छर्दी का होना। प्राणवाही के अनुबंध में काश, श्वास और प्रतिशय बताया है कफत ज्वर लिंग। काश, श्वास और प्रतिशय। उदकवाही स्रोतस में काश, श्वास और प्राणवाही में काश, श्वास, प्रतिशय है। उदकवाही स्रोतस में मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ में उपलेप का होना। आगे के 2 ज्वर में पिपासा और तृष्णा का उल्लेख है। इसमें मुख, तालु, कंठ आदि में उपलेप की स्थिति परीक्षित रहती है। अन्नवाही स्रोतस में अन्नाभिलाषा और छर्दी। कफत ज्वर लिंग प्राणवाही में काश, श्वास, प्रतिशय और उदकवाही में मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ में उपलेप का होना। स्वेदोवाही स्रोतस के अंतर्गत आता है अस्वेद और शीत पिटिका। यह कफत ज्वर लिंग में अस्वेद और शीत पिटिका। और रसवाही के अंतर्गत आएगा मंदाग्नि, श्लेष्म का प्रसेक होना, हृदयोपलेप और स्थैमित्य। तो यह जो परीक्षण है मंदाग्नि, श्लेष्म प्रसेक, हृदयोपलेप और स्थैमित्य, ये कफत ज्वर का रसाश्रित लिंग है। स्वेद में अस्वेद और शीत पिटिका, अन्नवाही में अन्नाभिलाषा, छर्दी, प्राणवाही में कफत ज्वर में काश, श्वास, प्रतिशय और उदक आश्रित है मुख, तालु, कंठ और उपलेप। तो यह लिंग समुदाय आपको मुख्य रूप से विभाजन करना है अग्नि, सामता, दोष और दूषिय अनुसार। और तद अनुसार परीक्षण करके निदान और चिकित्सा में यदि आप अप्लाई करोगे तो आपका निदान ज्वर अनुसार वातिक, पैतिक, कफत, द्वंद्वज और सन्निपातज में ज़्यादा स्पष्ट रहेगा और इजी रहेगा। यह सबसे
इजी डिवाइडेशन बताया है कि अग्नि, शामता, दोष और दूष्य, तदनुसार यदि आप ज्वर का विभाजन कर दो तो आपको निदान में ज़्यादा सरलता रहेगी, और कौन कौन सा स्रोत या अधिष्ठान ज़्यादा बिगड़ा है यह भी आपको उसमें ख्याल आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी चिकित्सा के बारे में आगे बढ़ेंगे, बराबर। की चिकित्सा के बारे में कहे, ज्वर चिकित्सा ये मुख्य इसका भाग है। मान लो निदान में तो एक सरलता है कि भाई संताप जिसको हो उसको ज्वर में ले लेना, तो एक सरल है कि भाई जिसको संताप आया ज्वर में ले लीजिए। लेकिन जो ज़्यादा थोड़ा कठिन रहता है वो है ज्वर चिकित्सा का पार्ट, क्योंकि ये पूर्ण रूप से लंघन आश्रित है चिकित्सा, और उसी कारण वैद्य समुदाय को और रोगी दोनों को इसमें ज़्यादा तकलीफ रहती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्ध लंघन आश्रित चिकित्सा है, बराबर। तो ज्वर चिकित्सा तो यह मुख्य रूप से जो ज्वर है यह अपतर्पण चिकित्सा प्रधान है, अथवा तो ज्वर में अपतर्पण चिकित्सा ही की जाती है। कभी भी ज्वर में संतर्पण नहीं देना चाहिए, बरोबर। अपतर्पण चिकित्सा प्रधान है। दूसरा लंघन प्रधान है ज्वर, और तीसरा क्वाथ चिकित्सा प्रधान है। ज्वर की चिकित्सा मुख्य रूप से अपतर्पण प्रधान है, लंघन प्रधान है, और ज्वर मुख्य रूप से जो हमारी कल्पना का विभाजन है, चूर्ण, वटी, अवले आदि, इसमें भी यह पंचविध कसाई कल्पना में क्वाथ कसाई कल्पना प्रधान साध्य है। यानी कि जितना आप क्वाथ कल्पना का अन्नपान और औषध दोनों में जितना आप क्वाथ का उपयोग करोगे उतना सटीक और झड़प से यह मुख्य रूप से आपको साध्य होगा। तो ज्वर का पहले तो सामान्य चिकित्सा सूत्र हम देखें। तो ज्वर का सामान्य चिकित्सा सूत्र है ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम। ज्वर मध्य तो पाचन, फिर ज्वरांते भैषजम प्रोक्तम, ज्वर मुक्ते तो विरेचनम। तो यह इसकी प्रधान चिकित्सा, ये चार सूत्र जिसको समझ में आ गए वो सरलता से ज्वर की सारवार अच्छी तरह से कर पाएगा। दूसरा, यह जो चार सूत्र है हमारे जो गुरुवर्य है सोराणी साहब और गोहिल साहब, वो कहते थे कि जिसको ज्वर की चिकित्सा सूत्र को क्लिनिकली अप्लाई करना आ जाए कि ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य तो पाचनम, ज्वरांते भैषजम प्रोक्तम, ज्वर मुक्ते तो विरेचनम, यह चिकित्सा सूत्र जिसको अप्लाई करना क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाए उसको कोई भी व्याधि समुदाय की सारवार में वो निपुण हो जाता है। या इसका अर्थ तो यह है कि हमारी संहिता में भी लिखा है कि ये जो ज्वर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया है कि ज्वरादो लंघनम, ज्वर मध्य पाचनम, ज्वरांते भैषजम, ज्वर मुक्ते विरेचनम, यह कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या सामान्य चिकित्सा सूत्र है जो सभी रोग समुदाय में इसी क्रम अनुसार प्रयोजन करना चाहिए। अथवा तो ज्वर चिकित्सा पश्चात जितनी भी चिकित्सा यानी कि रक्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार आदि की जो भी चिकित्सा बताई गई है वो सभी चिकित्सा ज्वर चिकित्सा अनुसार उसका अनुवर्तन करना चाहिए। आप समझे, ज्वर प्रधान है, ज्वरो प्रधानम रोगाणाम उक्तो, वहाँ से संहिताकार ने शुरू किया है कि ज्वर प्रधान रोग है, और यहाँ पे ज्वर के बारे में जो भी चिकित्सा अधिकार कहा जाएगा
वही चिकित्सा अधिकार सभी रोगों में सामान्य रूप से लागू रहेगा, लेकिन उसमें कौन से उपक्रम चयन करना है, कौन सा औषध चयन करना है और कौन सी पंचकर्मीय प्रक्रिया करनी है, वही सिर्फ बदलेगी। आपको इस चिकित्सा सूत्र को कभी उल्लंघन नहीं करना है। आप समझे को ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है यह प्रधान है, बाकी जो चिकित्सा सूत्र है वो इसी तरह से आपको लागू करने, बराबर। तो हमारा जो गोहिल साहब, सुरानी साहब और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस चिकित्सा सूत्र को हो सके उतना न्याय दे सके, बराबर, क्योंकि यह जो चिकित्सा सूत्र को न्याय देना ही बहुत बड़ी स्थिति है। तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस चिकित्सा सूत्र को न्याय दे सके। तो इसकी शुरुआत होती है ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम से। ये इसका पहला पाद है, ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम। तो ये किस स्थिति में कहा गया है ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम? बरोबर, नॉर्मल टेम्परेचर ना आए तब तक पक्वोदक ही देना है। तो यह ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम की एक सामान्य समझ है। दूसरा, अवस्था कौन सी ज्वर की? एक तो साम ज्वर, साम निराम अनुसार यदि साम ज्वर की स्थिति हो तब तक आपको ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम ही चलाना है। दूसरा, यह जो साम ज्वर है उसके लिंग समुदाय को और जो ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम उसको तरुण ज्वर कहा गया है। जब तक तरुण ज्वर है और साम निराम में साम स्थिति ज्वर है तब तक आपको ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम की स्थिति में ही आगे जाना है। तो संहिता के अंतर्गत ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम किस तरह से करवाए, तो उसमें कौन सा सूत्र दिया है? लेंगे शायद, सिर्फ सूत्र इसका लिख देता हूँ और हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ ज्वर चिकित्सा को हम नेक्स्ट टाइम वापस कंटिन्यू करेंगे। लिंग समुदाय और ज्वर को हम नहीं लेंगे, सिर्फ ज्वर चिकित्सा हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो इसमें आता है लंघनम, ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम किस तरह से सिद्ध होता है? तो लंघनम स्वेदनम कालो कालो यवागु तिक्त को रस पाचन यानी अविपक्वाणाम दोषाणाम तरुणे चोरे। तो ज्वरातो लंघनम प्रोक्तम जो प्रथम पाद है उसको किस तरह से अप्लाई करे, तो उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है कि लंघन करवाए, लंघन स्वेदन काल यवागु तिक्त रस पाचन यानी अविपक्वाणाम दोषाणाम तरुणम ज्वर। तो तरुण ज्वर किसको कहते हैं? तो पहले तो ये कि भाई तरुण ज्वर किसे कहते हैं? तरुण ज्वर मुख्य रूप से साम ही रहता है, इसमें स्वाम ज्वर भी आप कह सकते हो। तो उसके लिंग समुदाय है, बरोबर। ज्वर अविसर्गी बलानाम दोषाणाम अप्रवर्तनम। लाला प्रसेको हलास शोधानास विरसमुख। फिर आता है स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। तो यह तरुण और साम ज्वर के लक्षण समुदाय। ज्वर अविसर्गी यानी कि ज्वर का बने रहना,
ज्वर का बने रहना, और यही सबसे बड़ी प्रधान लक्षण अविसर्गी होना। फिर बलानाम, ज्वर का वेग बलवान होना। दोषाणाम अप्रवर्तनम, यानी इसमें क्या रहते आएगा, पुरुष मूत्र श्वेत का अप्रवर्तन होना। दोषाणाम अप्रवर्तन यानी वात मूत्र पुरुष का अप्रवर्तित स्थिति में रहना, यानी उसका प्रवर्तन न होना या सम्यक रूप से न होना। लाला प्रसेक होना, हल्लास होना, क्षुधा का नाश होना, मुख में वैरस्य आ जाना, स्तब्धत्व होना, शरीर में सुप्ति होना, शरीर में गौरत्व होना। यह गात्र के अनुबंध में ही स्तब्ध सुप्त और गुरुत्व गात्राणाम है। इति ज्वरस्य आमस्य लक्षणम इति तरुण ज्वर। तो इसको तरुण ज्वर कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से लंघन ही करवाना चाहिए। तो यह लंघन जो हम करवाए वो किस तरह से करवाना चाहिए और उसमें क्या क्या पेय आदि की भूमिका रहेगी वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। लेकिन तरुण और सामजोर अवस्था के अंतर्गत ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम पाद प्रथम कर्तव्य है हमारा कि यह इसको हम अप्लाई करें। हमारे पास आने वाले रोगी पुरुष में महत्तम रूप से हमें प्रयोजन करना चाहिए। और दूसरा एक यह भी है कि कितने समय तक तरुण ज्वर का है, 7 दिनों तक। तो यह तरुण ज्वर अवस्था परीक्षा है। 7 दिन के बाद आए तो उसको तरुण ज्वर नहीं कहना है, लेकिन आपको करवाना तो यही है, अवस्था परीक्षण है वो। तरुण ज्वर अवस्था परीक्षण के भाई 7 दिन के बाद तो कोई भाई तरुण ज्वर नहीं है, लेकिन चिकित्सा प्रोटोकॉल एक ही है, ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, उसमें लंघन पूर्वक ही आगे बढ़ना है। तो ये हमने प्रयास किया हुआ है कि ज्वर का जितना हो सके सरलता से और ज़्यादा लोग समझ सके उस तरह से ज्वर का विभाजन करके चिकित्सा में आगे जाए। हम नेक्स्ट सैटरडे को ज्वर चिकित्सा ले लेंगे, सामता परीक्षण ले लेंगे और लंघन, 3 टॉपिक लेंगे। ज्वर चिकित्सा, सामता परीक्षण चिकित्सा, और उसका ही एक भाग है लंघन शुद्धि। लंघन शुद्धि किसको कहते हैं उसकी परीक्षा। तो सामता जो जठराग्नि का एक पैटर्न है विकृति का, तो सामता, लंघन और ज्वर चिकित्सा 3 को हम नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे। तो थैंक यू।